Hello students, welcome to our channel. This is the first lecture on surveying. ये पहला लेक्चर है सर्वेइंग में. ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ये जो भी सेशन हम लेंगे या लेक्चर स्टार्ट हम हमारे इस चैनल पे रहेंगे, ये जनरली बीपीएससी के रिलेटेड रहेंगे. इसमें एसएससी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. हम क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी को भी डिस्कस करते चलेंगे और जो नई चीज़ें रहेंगी जो पहले क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं पर हाँ हो सकता है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं सर्वेइंग. तो ये है लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन. सर्वेइंग क्या है? तो पहले तो ये समझिए कि सर्वे हम लोग करते क्यों हैं, सर्वे का एम क्या है. द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप. तो सर्वे का मेन एम क्या है कि इससे हम मैप बनाना चाहते हैं या हम प्लान बनाना चाहते हैं किसी चीज़ का. मैप और प्लान क्या होता है? मैप को हम मानचित्र कहते हैं. मैप को या तो हम मानचित्र कहते हैं, इसका हिंदी में इसको हम कहते हैं मानचित्र. मानचित्र या नक्शा भी कह सकते हैं. अगर मैंने हिंदी गलती लिखी हो तो आप देख लीजिएगा. वही प्लान को भी आप नक्शा कह सकते हैं, जैसे घर का नक्शा होता है. हाँ, अब सही लिखा है, घर का नक्शा. या आपको रोड का नक्शा, रोड का, पुल का, इन सब चीज़ों का जो नक्शा होता है इसे हम कहते हैं मैप. व्हाट इज अ मैप? सो मैप इज व्हाट इट इज अ लाइन डायग्राम और इट इज अ डायग्राम इन विच डिफरेंट फीचर्स located on the surface of the earth are shown. So what is surveying? Surveying is an art of determining. What is it? Surveying is an art. For what it is an art? ये art किस चीज़ का है? To determine the relative positions of objects on the surface of the earth by measuring the horizontal distances between them and by preparing a map to any suitable scale. कहना क्या चाह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है सर्वेइंग जिसमें कि हम रिलेटिव पोजीशंस निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको आप समझने के लिए यहाँ पर आप समझिए इससे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई एक एरिया है, ये कोई एरिया ए है. इस एरिया में यहाँ पर एक वेल है, यहाँ पर एक नदी गई है, रिवर है, और यहाँ पर एक घर बना हुआ है, ये एक हाउस है. तो इस एरिया का हमको एक नक्शा बनाना है. क्या बनाना है? मैप बनाना है. तो इस मैप बनाने के लिए इस मैप का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ये जो अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि ये वेल हो गया, ये रिवर हो गया या ये घर हो गया, इन सबको इस नक्शे में ये जो मैप रहेगा उस मैप में दिखाने का. तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि हम इन सब के बीच में जो आपस की दूरी है यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस इन सब के आपस के बीच का वो निकालेंगे. तो वो रिलेटिव डिस्टेंस निकालने के लिए जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम उसे सर्वेइंग कहते हैं. फिर से एक बार समझाता हूँ कि ये आपको एक जनरल मैप है, ये एक आपको जनरल एरिया है. इस एरिया का मैप बनाने के लिए और उसमें जो अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर जो वेल है उस वेल को दिखाने के लिए, यहाँ पर जो रिवर है उस रिवर को दिखाने के लिए, और ये जो घर है इस घर को दिखाने के लिए, इस कागज के टुकड़े पे ऑन दिस पीस ऑफ पेपर द वर्क वी आर परफॉर्मिंग इज नोन एज सर्वेइंग. सो व्हाट इज सर्वेइंग? तो इन सर्वेइंग द बेसिक फीचर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ and their relative position with respect to each other are depicted on the paper, on a piece of paper, and the process by which
these features are depicted on the piece of paper is known as surveying. What is the objective of surveying? The objective of surveying is to make a map or a plan. तो सर्वेइंग का जो काम है वो क्या है? मैप बनाना या प्लान बनाना। अब यूज क्या क्या होता है सर्वेइंग का? तो सर्वेइंग का जो बेसिकली यूज होता है वो होता है टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए। टोपोग्राफिकल मैप किसको कहते हैं? ये वैसा मैप रहता है जिसमें कि मैनमेड स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये टोपोग्राफिकल मैप होता है, टोपोग्राफिकल मैप वैसा मैप होता है जिसमें कि नेचुरल एंड मैनमेड स्ट्रक्चर्स, मैनमेड फीचर्स, ये दोनों का दोनों ही हम दिखाते हैं, इसको कहेंगे टोपोग्राफिकल मैप। इंजीनियरिंग मैप क्या होता है? इंजीनियरिंग मैप्स आर दोज मैप ऑन विच रोड्स, रेलवेज, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब को, ट्रांसमिशन लाइंस, रेजर्वॉयर्स, ये सब को हम दिखाते हैं। ये जितना भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आता है ये सब को जिस मैप में दिखाया जाता है उसको इंजीनियरिंग मैप कहते हैं। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है? ये बाउंड्री दिखाता है, ये बाउंड्रीज दिखाता है स्टेट या बिल्डिंग्स का। मिलिट्री मैप क्या होता है? जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो सेना के लिए या जो सामरिक दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है, द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर डिपिक्टेड ऑन मिलिट्री मैप। Then the contour maps. Contour maps are the maps joining the point of equal elevation. Joining the points of equal elevations. Points of equal elevations. कंटूर मैप्स वैसा मैप होता है जो कि एक ही एलिवेशन के पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। इसका काम क्या होता है? रेजर्वॉयर का कैपेसिटी निकालने के लिए, रेजर्वॉयर का कैपेसिटी निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए, उसके बाद ये अलाइनमेंट, हाईवे का अलाइनमेंट सेट करने के लिए और बाकी पर्पस के लिए काम आता है। जियोलॉजिकल मैप क्या होता है? ये ऐसा मैप होता है जिसमें कि माइंस, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की जानकारी जिस मैप में दिखाते हैं। आर्कियोलॉजिकल मैप वैसा मैप होता है जिसमें कि archaeological maps are those maps in which the very relative sites of importance, the very relative important archaeological sites are depicted, is known as archaeological maps. Once again, archaeological maps are those maps in which or on which the very important archaeological points or sites are shown. Important आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर शोन। अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या कितने तरह से होता है। सर्वे को हम किस, इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन क्लासिफाई सर्वे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को कितने भागों में बांट सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्लासिफाई सर्वेइंग। द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे यानी कि जो प्रमुख जो क्लासिफिकेशन होता है सर्वे का, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इज प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वे। पहला प्लेन सर्वेइंग है, दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है? प्लेन सर्वेइंग हम वैसे सर्वेइंग को कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग कैसे, वैसे सर्वेइंग को हम कहेंगे जिसमें कि जो एरिया ऑफ सर्वे रहता है, एरिया ऑफ सर्वे वो लेस देन 185 किलोमीटर स्क्वायर रहता है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज क्या है
कि जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ का सरफेस एक कर्व सरफेस होता है, मगर प्लेन सर्वे में दो पॉइंट्स के बीच की दूरी यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी के बीच में जो लाइन होगी, यानी कि इसको हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे. इट मीन्स दैट the distance, the line connecting the point A and the point B is considered a straight line, but in real this line is a curvilinear line. Once again let me draw it nicely. See, in actual, if you will see, let us consider this is a point A and this is a point B on the earth surface. Since the earth surface, मान लेते कि ये दो पॉइंट है तो अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ क्योंकि गोल है या अर्थ का सरफेस क्योंकि कर्व है, तो एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो ये पॉइंट इन एक्चुअल इफ यू विल सी दिस लाइन विल लुक लाइक दिस. ओके, but in plane surveying we assume that instead of this curve line, मगर प्लेन सर्वे में हम ये मानते हैं कि ये कर्व लाइन ना होके ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ये डैश से दिखा रहे हैं. तो ये जब जियोडेटिक सर्वे में हम कर्व लाइन को कंसिडर करते हैं, इन जियोडेटिक सर्वे वी कंसिडर द कर्व लाइन एंड इन प्लेन सर्वे वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स. अब डिफरेंस क्या होता है, अगर आप 12 किलोमीटर के लेंथ की बात करेंगे तो इसमें आपको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिलेगा. यानी कि अगर आप एक्चुअली अब जियोडेटिक सर्वे करने जाएंगे तो वो उस लाइन का ए और बी का जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल में वो होगा 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, और प्लेन सर्वेइंग में वो डिस्टेंस होगा 12 किलोमीटर. तो यानी कि बहुत कम एरर होता है. तो प्लेन सर्वेइंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब एरिया ऑफ सर्वे मेरा 185 किलोमीटर से कम होगा, 185 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा. फिर प्लेन सर्वे हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमको, फिर दूसरी चीज क्या है कि प्लेन सर्वे में जो लाइंस होता है वो स्ट्रेट लाइंस होता है, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइंस होता है. इसमें जो सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वो होता है 180 डिग्री. प्लेन सर्वेइंग जनरली कैरी आउट किया जाता है, कैरिड आउट बाय स्टेट डिपार्टमेंट्स. ये स्टेट डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आरसीडी डिपार्टमेंट, ये सब जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं ये सब इसको कंडक्ट करते हैं. अब जियोडेटिक सर्वे के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जियोडेटिक सर्वे में तो मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज इसमें लिखवा देता हूं. प्लेन सर्वे में जो आपका एरिया ऑफ सर्वे रहेगा वो होगा 185 किलोमीटर स्क्वायर से कम. द एरिया ऑफ द सर्वे विल बी लेस देन 185 किलोमीटर स्क्वायर. दो पॉइंट्स जो लाइन कनेक्ट करता है दो पॉइंट्स को, लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री conducted by state
departments like irrigation department, PWD department, RCD road construction department, public works department, RCD department, etc. In geodetic survey, the area of surveying is greater than 185 km square. Line connecting two point is a curved line. Sum of interior angles of a triangle is equals to 180 degree 0 minute 1 second conducted by सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे में एरिया ऑफ सर्वे 185 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। लाइन कनेक्टिंग दो पॉइंट को एक कर्व लाइन होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होगा। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? सेकेंडरी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरह से होता है। तो पहला सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है इंस्ट्रूमेंट के बेस पे। तो इंस्ट्रूमेंट के बेस पे होता है चेन सर्वे। चेन सर्वे में क्या होता है? चेन सर्वे में हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं। इसमें हम लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं, वो भी किसके थ्रू? चेन एंड टेप के थ्रू। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रायंगुलेशन। सॉरी, इसका जो प्रिंसिपल होता है आपको, हाँ, इसका प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन ही होता है। इसका प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन होता है। फिर कंपास सर्वे में क्या होता है? कंपास सर्वे में हम लीनियर मेजरमेंट्स प्लस एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं। एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग कंपास इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग ऑन साइट सर्वेइंग करते हैं। ये ऑन साइट सर्वेइंग है। इसमें किसी तरह का नो ऑफिस वर्क, इसमें किसी तरह का ऑफिस वर्क नहीं होता है। इसमें आपको एक टेबल पे पेपर लगा के लेके जाना पड़ता है। फील्ड पे आप जाके ऑब्जर्वेशन लीजिए और उसका डायरेक्ट रीडिंग प्लॉट कीजिए। फिर थियोडोलाइट सर्वे क्या है? एक थियोडोलाइट मशीन होता है जो कि टेलीस्कोप की तरह मशीन होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं थियोडोलाइट, और उससे हम सर्वेइंग कंडक्ट करते हैं। इसमें जो मेजरमेंट्स लेते हैं वो दोनों लेते हैं। इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मेजरमेंट्स ले सकते हैं। फिर टेक्योमेट्री क्या है? टेक्योमेट्री एक इनडायरेक्ट तरीका है, इनडायरेक्ट वे ऑफ टेकिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स। फिर आता है फोटोग्राफिक सर्वे। फोटोग्राफिक सर्वे तो आपने बहुत देखा होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रोन से फ़ोटो खींचते हैं। तो वो जो ड्रोन से जो फ़ोटो लिया जाता है उसको हम फोटोग्राफिक सर्वे कहते हैं।
इसका हम जनरली ये हम लेते हैं UAV यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल किसे या ड्रोन से लेते हैं। फिर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में फिर एक आता है मेथड के बेस पे, जो कि ट्रायंगुलेशन होता है। ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि हम एक एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और उस फिर अलग अलग ट्रायंगल्स का हम सर्वे करते हैं। फिर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, ट्रैवर्सिंग एक मेथड है जिसमें कि कनेक्टेड लाइंस के थ्रू हम एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लाइंस का इस्तेमाल करके हम ट्रैवर्स सर्वेइंग करते हैं या डिटेल्स लेते हैं। ये जो अलग अलग लाइंस देख रहे हैं ये हो गया ट्रैवर्स हो गया। फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट की क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड मिलिट्री सर्वे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड, फील्ड में किस तरह का फील्ड का नेचर है, लैंड सर्वेइंग, मरीन सर्वेइंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मरीन सर्वे ये होता है समुद्र या ओशियंस के लिए, सी एंड ओशियंस के लिए होता है, ओशियंस का मैपिंग के लिए होता है, सी एंड ओशियंस के मैपिंग के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है प्लैनेट्स के लिए, प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडी के, प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडी के मैपिंग के लिए। फिर आता है तो अब देखिए लैंड सर्वे का कुछ अलग अलग पार्ट्स होता है। लैंड सर्वे में ही एक टोपोग्राफिकल सर्वे आता है, एक कैडेस्ट्रल सर्वे आता है, एक सिटी सर्वे आता है, एक इंजीनियरिंग सर्वेइंग आता है। अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, तो पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो दो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेस। तो पहले हम पहले पॉइंट को समझते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है कि टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मान लेते हैं कि एक एज्यूम करते हैं कि ये एक एरिया है। ओके, ये एक एरिया है ए, या इसको सिर्फ एरिया कहते हैं। समझ लीजिए ये एक पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट। अब आप एक सर्वेयर हैं या कोई एक आदमी एक सर्वेयर है, या अ पर्सन इज देयर फॉर सर्वेइंग, सो ही इज गिवन असाइनमेंट। तो उस आदमी को ये असाइनमेंट दिया गया है कि आप इसमें जो बेसिक जो फीचर्स हैं, यानी कि जो मेन बिल्डिंग्स है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है और जो रोड्स है, आप उसका मैप कीजिए इसको। तो फॉर मैपिंग दैट एरिया व्हाट द पर्सन हैज टू डू और व्हाट द सर्वेयर विल डू। फर्स्ट द सर्वेयर विल डू अ रेकनेंस सर्वे। व्हाट ही विल डू अ रेकनेंस सर्वे। सी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अभी लिखिएगा मत, पहले आप समझ लीजिए। ये एक रेकनेंस सर्वे करता है। रेकनेंस सर्वे मतलब ये पहले एक रेखी करता है, रेखी करके ये पहले पूरे उस एरिया को जानता है। फर्स्ट ही परफॉर्म्स अ रेकनेंस सर्वे। इन रेकनेंस सर्वे ही गोज एंड सी द होल एरिया एंड check which are the points of main stations where he can, or which are the points where he can establish the main stations. So what he will do, तो मान लीजिए कि उसने सिलेक्ट किया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एज अ मेन स्टेशन. So he has selected the point A, B and C, A, B, C and D as main stations. So अब क्या हुआ कि उस आदमी ने A, B, C और D करके ये 4 पॉइंट्स लिए और उसने उसे मेन स्टेशन के रूप में सिलेक्ट किया. तो A, B, C, D ये इसका मेन स्टेशन हो गया. अब क्योंकि पहला प्रिंसिपल कहता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का कहने का मतलब क्या है, इस पूरे जो एरिया है, इस पूरे एरिया को आप डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स में या छोटे छोटे भाग में. क्यों आप इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कीजिए, तो आप यहाँ समझिएगा, अभी आप देखिएगा तो आगे. मान लीजिए कि अगर ये पूरा का पूरा फ्रॉम पार्ट टू होल, यानी कि रिवर्स की बात करता हूँ, फ्रॉम पार्ट टू होल जाता,
फ्रॉम पार्ट टू अगर होल जाता, फ्रॉम पार्ट टू होल, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट, starting point. So a person is conducting survey in this. So if any error in measurement, so if any error occurs in measuring this point, so this error will go on increasing and increasing, and this will affect the whole area or whole detailing of this particular area. समझिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये सर्वे स्टार्ट करता है, सर्वे स्टार्ट करते करते ये एक पॉइंट पी पे पहुँचता है। मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए सर्वे में क्या है कि आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आपको आसानी होगा उस चीज़ को लिखने में। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। समझ लीजिए एक बार इस चीज़ को तो आपको बहुत ठीक रहता है। जब समझिएगा नहीं, सिर्फ रटते रहिएगा तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रट लीजिएगा, आगे जाके क्या कीजिएगा फिर आपको समस्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है। ये एक एरिया है, दिस इज एन एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। द एरिया टू बी सर्वेड इज ए बी सी डी। नाउ अ सर्वेयर अब क्या करेगा, एक सर्वेयर यहाँ पर 4 पॉइंट्स बनाएगा, ए बी सी डी। ये क्या होता है, ये कंट्रोल पॉइंट्स होगा या मेन स्टेशंस कहेंगे इसको आप, मेन स्टेशंस। अब अगर यहाँ पर ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं होता तो इसमें क्या होता कि अगर यहाँ से सर्वेयर अपना सर्वे स्टार्ट करता है, यानी फ्रॉम पार्ट टू होल जाता, एक पार्ट से लेके पूरे होल पे जाता, तब क्या होता कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सर्वे करना स्टार्ट किया, यहाँ से ये पहला रीडिंग लिया, आगे जाया रीडिंग लिया, तीसरा रीडिंग लिया, चौथा। यहाँ पर कोई इसको इस एरिया में आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज थे, यहाँ पर इसको एरर, यहाँ पर इसको रीडिंग लेने में या मेजरमेंट लेने में यहाँ पर इसको कोई एरर हो जाता। तो ये एरर अब क्या है, क्योंकि अब आगे का जो पॉइंट जो भी मेजरमेंट होगा वो इस पॉइंट के रेफरेंस में ही मेजरमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, ये एरर प्रोपोगेट करेगा आगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो बाकी जो पॉइंट्स रहेंगे इन बाकी पॉइंट्स का भी डिटेल लेने में दिक्कत होगा या गलत डिटेल लिया जाएगा। अब क्या करता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट थ्योरी, क्या करता है कि मान लीजिए कि ये एक पूरा बड़ा सा एरिया है, तो इस एरिया को आपको क्या करना है, इस एरिया में आपको कुछ मेन स्टेशन सिलेक्ट कर लेने हैं, ए बी सी और डी। और ये इस तरह से ए बी सी डी सिलेक्ट करना है ना कि ये पूरे एरिया को आपको कवर कर ले। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहता है कि आप पूरे एरिया को छोटे छोटे भाग में आप पहले डिवाइड कर लीजिए। अब ये पूरा एरिया है, इसको आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लीजिए, जितना छोटा आप छोटा भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरे एरिया को जब आपने छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर लिया, तो जो इसका जो आउटर जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट आप प्रिसाइजली लीजिए। इसका जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट लीजिए, जो क्योंकि आप इसका मेजरमेंट इसके आउटर पेरिफेरी का जो मेन लाइन से इसका आप मेजरमेंट एक्यूरेट ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका एरर कम हो रहा है। अब अगर इस पॉइंट में अगर कोई आपका अगर एरर होता है रीडिंग में, तो वो इसी एरिया तक ही सीमित रहेगा, वो प्रोपोगेट होके इस एरिया में नहीं जा पाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एरर है तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो किधर भी नहीं जाएगा, वो इसका जो एरर रहेगा वो इस एरिया तक ही रहेगा। एनी एरर इन दिस पर्टिकुलर एरिया और एनी एरर इन रीडिंग इन दिस एरिया विल बी लिमिटेड टू दिस ओनली, इट विल नॉट अफेक्ट दिस रीडिंग और दिस रीडिंग। दिस इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। नाउ सेकेंड इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेज।
अब इसको समझने के लिए क्या कर समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक कोई पॉइंट है, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट P, द लोकेशन ऑफ विच हैज टू बी मार्क्ड ऑन द मैप। इस पॉइंट P को आपको मैप में दिखाना है। अगर आप इसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही इसका डिस्टेंस नापते हैं, समझ लीजिए कि ये आपका चेन लाइन है, ये आपका चेन लाइन है, ये आपका चेन लाइन है। मैं आपको थोड़ा बढ़िया से इसका एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। अब देखिए ये आपका एक चेन लाइन है, ये आपका एक चेन लाइन है। इस चेन लाइन के बाद ये एक पॉइंट P है जिसका आपको लोकेशन लोकेट करना है। अगर आप इसका सिर्फ एक पॉइंट कोई एक से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट A से अगर ही आप इसका सिर्फ पॉइंट A से अगर आप इसका मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि इसका एरर आ सकता है। सिर्फ इसका अगर एक मेजरमेंट यानी कि लीनियर ही मेजरमेंट ले रहे हैं आप, तो ये आपको दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा? उस दिन के काम के लिए, यानी कि अगर करंट डे के वर्क के लिए अगर आप सिंगल पॉइंट से मेजरमेंट लेते हैं फॉर वन टाइम ओनली, इफ यू आर टेकिंग द मेजरमेंट फॉर अ वन टाइम ओनली एंड इन नियर फ्यूचर यू डोंट हैव टू रिविजिट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द नेक्स्ट टाइम, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट सिंस इन मैप और सिंस द मैप्स आर मेड टू रिविजिट some point later also or to locate this point in near future also, so the point should be measured with two reference points. Example, अगर आप आज इस पॉइंट को इसके रेफरेंस में मेजर करते हैं, मान लीजिए कि आज आपका दिन का काम खत्म हो गया, तो कल अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ बाय मिस्टेकली डिस्प्लेस हो गया या अगर कुछ और हुआ, भगवान के वास्ते कुछ हो गया, तो आप इस पॉइंट को दोबारा लोकेट नहीं कर पाएंगे। मगर अगर इस पॉइंट का आपने इस पॉइंट को अगर आपने दो मेजरमेंट से लोकेट किया होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए उससे और एक पॉइंट बी यहाँ से, इन दोनों से अगर आपने दो लाइन अगर खींचा होता तो इस दो लाइन से आप इसको कभी भी ट्रेस कर पाते। ओके, कैसे? यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी जो आपने लिखा होगा वो एग्जैक्टली इस पॉइंट को मार्क करेगा। मगर अगर आपने सिंगल मेजरमेंट लिया होगा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट से मैंने कोई लाइन खींचा 5 मीटर की लाइन, अब 5 मीटर की लाइन मैंने लिखी हुई है, सिर्फ एक सिंगल मेजरमेंट लिखा है मैंने 5 मीटर की लाइन, तो 5 मीटर की लाइन तो ये भी हो सकती है, 5 मीटर की लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, 5 मीटर की लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, 5 मीटर की लाइन तो ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है। अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 60 डिग्री एंगल लिया, 60 डिग्री एंगल कैसे? इस तरह से 60 डिग्री एंगल लिया है, इस तरह से 60 डिग्री एंगल लिया है। अब 60 डिग्री एंगल से आप कहाँ जाइएगा? 60 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट यहाँ भी है, एक पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है, बहुत सारा पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकता है एंगल पे। तो सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है? जब आप दो रेफरेंसेस से अगर किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वो आपका एग्जैक्टली प्रिसाइजली होता है कि वो उसी पॉइंट को डिनोट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, समझिए, यहाँ पर ये एक चेन लाइन है, इस चेन लाइन से इस पॉइंट P को लोकेट करना, तो इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें, एक पॉइंट यहाँ से, इसका लेंथ L1, ये इसका लेंथ L2, A और B। दूसरा क्या हो सकता है? ये चेन लाइन है, यहाँ से पॉइंट A से एक तो आप इसका एंगल ले लीजिए
और दूसरा इसका लेंथ L1 ले लीजिए, ये भी इसका 2 मेजरमेंट हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं आप कि A और B पॉइंट्स है, A और B पॉइंट है, A से भी एंगल नाप लीजिए और B से भी एंगल नाप लीजिए कि दोनों से कितना एंगल है। A से भी एंगुलर मेजरमेंट ले लीजिए, B से भी एंगुलर मेजरमेंट ले लीजिए, तब भी निकल सकता है। और चौथा क्या हो सकता है कि एक परपेंडिकुलर ऑफसेट निकाल दीजिए इस पे कि इससे परपेंडिकुलर दूरी कितना है। तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। The position of main station and direction of main survey lines are fixed by tie lines and check lines। जो पोजीशन होता है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोजीशन होता है मेन स्टेशन का और जो डायरेक्शन होता है मेन सर्वे लाइंस का, उसको फिक्स्ड किया जाता है टाई लाइंस के द्वारा और चेक लाइंस के द्वारा। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं, और हम चेन सर्वे के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। धन्यवाद।